पार्ट 2 का सेक्शन ए से शुरू कर रहे हैं अपन। इसमें पहले सवाल से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, चार्ज पार्टिकल Q1 की पोजीशन दे रखी है अपने को 2,-1,3 और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पता लगाना है अपने को दूसरे चार्ज पार्टिकल Q2 पर, जो कहां पर है, Q2 वाला चार्ज पार्टिकल का पोजीशन दिया हुआ है 0,0,0 और ऑब्जेक्टिव सेक्शन है ये पार्ट 2 वाला। और इसमें हमें पता लगाना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज Q2, ऑन चार्ज Q2 पर फोर्स पता लगाना है ड्यू टू Q1 और Q2 पर फोर्स पता लगाना है। इसका मतलब Q1 से Q2 की तरफ ये अपन ने R वेक्टर बना दिया और ये जो R वेक्टर बनाया अपन ने, इस R वेक्टर की वैल्यू क्या लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी 0 - 2i कैप यानी -2i कैप, 0 - 1j कैप यानी +1j कैप, 0 - 3k कैप यानी -3k कैप। ये हो गया R वेक्टर। और अब अपने को फोर्स की वैल्यू लिखनी है, F की वैल्यू। तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये K Q1 Q2 अपॉन R² और डायरेक्शन के लिए साथ में R कैप। Q1 Q2 का नाम हमें Q1 Q2 दिया हुआ है तो Q1 Q2 यहाँ रख दिया। K का वैल्यू रख सकते हैं 1/4πε0। इस R का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड AI कैप, BJ कैप और CK कैप का मैग्नीट्यूड √, ये हो गया 4, ये हो गया 1 और ये 3 का स्क्वायर यानी कितना 9, दैट इज 9 4 13 और +1 यानी कितना 14। तो हो गया √14। ये R वेक्टर, तो R कैप यूनिट वेक्टर लिखना चाहें अगर अपन तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा R वेक्टर अपॉन R। तो ये R कैप की वैल्यू यहाँ डाल देंगे अपन, तो इससे अपने को F की वैल्यू पता लग जाएगी। ये है पार्ट 2 का सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में दूसरा सवाल है नेक्स्ट 2 वाला। 2 में क्या दिया हुआ है, 3 चार्जेस 4Q कैपिटल Q एंड Q आर प्लेस्ड इन स्ट्रेट लाइन। तो 3 चार्ज जो है उसकी वैल्यू क्या है, एक है 4Q और ये वाला चार्ज Q और फिर अगला चार्ज स्मॉल q, और इनके बीच की सेपरेशन क्या दे रखी है सभी के, ये है L/2 और ये वाली जो सेपरेशन है ये भी है L/2। तो तीनों के बीच की सेपरेशन पता लगे अपने को। और व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ Q इन ऑर्डर टू मेक द नेट फोर्स ऑन चार्ज Q इज 0। तो किस पर फोर्स 0 लाना है अपने को, Q की वैल्यू पता लगानी है ताकि इस स्मॉल q पर फोर्स 0 हो जाए। तो इस 4Q के कारण इस Q पर कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्शन का, ये F। तो इसके कारण कैसा फोर्स लगना चाहिए, अट्रैक्शन का, कितना, उतना ही F, तभी जाकर के फोर्स जो है वो 0 हो पाएगा। तो इसी कारण इस पर जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई K4Q और Q अपॉन ये 4Q अपॉन इनके बीच की सेपरेशन यानी कितना L²। और इस कैपिटल Q का साइन कैसा होना चाहिए, इस Q पर फोर्स अट्रैक्शन का लगने के लिए नेगेटिव, तो साइन तो गया इसका नेगेटिव। और वैल्यू और निकालनी रह गई अपने को, तो वैल्यू कितनी हो गई KQ स्मॉल q अपॉन और सेपरेशन L/2 का स्क्वायर। तो L/2 का स्क्वायर, अब हमें Q की वैल्यू पता लगानी थी। यहां से Q की वैल्यू कितनी आएगी, तो ये 2 का स्क्वायर 4 ऊपर हुआ, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो कैपिटल Q का जो मैग्नीट्यूड है वो Q के बराबर आ गया। ये तो आया मैग्नीट्यूड और साइन हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं नेगेटिव, तो इसलिए कैपिटल Q का वैल्यू हो गया कितना -Q। ये है कैपिटल Q का वैल्यू। फिर तीसरा क्वेश्चन कंडक्टर की प्रॉपर्टी पर है। जैसा अपन ने पार्ट 1 में भी देखा था कि दो कंडक्टर को जो सिमिलर हो, अगर सिमिलर हो और कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन कर दें तो उनके बीच चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों का वैसे तो पोटेंशियल सेम ना हो जाए, लेकिन अगर आइडेंटिकल हैं तो फिर चार्ज भी सेम ना हो जाए। तो दो चार्ज जो दिए हुए हैं उसमें एक 40 माइक्रोकूलम और क्वेश्चन नंबर ये वाला है 3, तो 40 माइक्रोकूलम और -20 माइक्रोकूलम और एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर है, सम डिस्टेंस अपार्ट। और नाउ दे आर टच, अभी इनके बीच जो फोर्स लग रहा है टच करने के पहले वो कितना लग रहा है, F की वैल्यू लिखना चाहें तो Q1 यानी 40 माइक्रोकूलम, Q2 यानी -20 माइक्रोकूलम और इनके बीच की सेपरेशन यानी R का स्क्वायर। अब हमने क्या किया, इन दोनों कंडक्टर को टच किया एक दूसरे से, तो इनमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो डिस्ट्रीब्यूशन का कितना हो जाएगा 40 और प्लस -20 और बाय 2 यानी कितना 10 माइक्रोकूलम हर एक पर आ जाएगा। तो इस वाले पर भी 10 माइक्रोकूलम चार्ज और इस वाले पर भी 10 माइक्रोकूलम चार्ज, और सेपरेशन अभी भी हमने उनके बीच की वही रखी हुई है यानी कितनी R। तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई K
और ये 10 माइक्रोकुलाम और ये वाला भी 10 माइक्रोकुलाम और अपॉन आर स्क्वायर। इसको F1 का है, इसको F2 का है, तो हमें क्वेश्चन में पता लगाना है कि रेशियो ऑफ द इनिशियल टू फाइनल फोर्स, इन दोनों का रेशियो पता लगाना है। तो के कैंसिल हो जाएगा और यहां से 8 एक्स्ट्रा बच जाएगा। साइन हालांकि माइनस का बचेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड बता दें इन दोनों के फोर्स का रेशियो का, क्योंकि क्वेश्चन में सारे वैल्यू का साइन प्लस में दिया हुआ है। तो इन दोनों F1 और F2 का जो रेशियो है, F1 बाई F2 का मैग्नीट्यूड का जो रेशियो है वो कितना आ गया, 8:1। यह है क्वेश्चन नंबर 3। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो 4 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में 2 पॉइंट चार्जेस आर एट सेपरेशन आर इन एयर, हवा में रखे हुए दो चार्ज और उनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, F। अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, द वैल्यू ऑफ आर। अब हम उसे किस नई सेपरेशन पे रखें, नया सेपरेशन कैपिटल आर पता लगाना है अपने को, ताकि उनके बीच अब फोर्स कितना हो जाए, 4F हो जाए। और इस दौरान अपन ने चेंज क्या किया है, व्हेन प्लेस्ड इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इक्वल टू 16, K इक्वल टू 16 वाले मीडियम में रख दिया फिर अपन ने उसको। तो अभी दोनों जो चार्ज है Q वो कहां पर रखे हुए हैं, वो दोनों हवा में रखे हुए हैं और उनके बीच की सेपरेशन है R। और इनमें जो फोर्स लग रहा है F, उस F की वैल्यू क्या, F बराबर क्या लिख सकते हैं, K यानी 1/4πε0 और इंटू Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तो हो गया Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। और फिर अब नए केस में क्या जाते हैं अपन कि इसे किसी मीडियम में रख दें। अब ये तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, यानी जब तक वैक्यूम में है तब ये वाला फोर्स लग रहा है, लेकिन अगर अपन इसे किसी मीडियम में डाल दें तो यहाँ एप्सिलॉन 0 के साथ क्या हो रहा जाएगा, एप्सिलॉन आर। अब एप्सिलॉन आर आने से क्या होगा, फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी। फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो फोर्स की वैल्यू चेंज कितने से हो जाएगी, हम कौन से मीडियम में डाल रहे हैं, K इक्वल टू 16 में। तो यहां पे 16 और आ जाएगा, यहां पर 16 आने से फोर्स की वैल्यू 16 टाइम्स कम हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में बोला हुआ है कि सेपरेशन भी चेंज करनी है अपने को, किस तरह से, ताकि फोर्स की जो वैल्यू है वो 4F हो जाए। तो नए केस में अगर फोर्स को हम F डैश कहें तो F डैश की वैल्यू हम चाहते हैं कि 4F हो जाए। और उसके लिए अपन ने उसे जब किसी मीडियम में डाला तो एप्सिलॉन 0 के साथ ये एप्सिलॉन आर वाली टर्म हो रही और सेपरेशन जो है वो बदल के कितनी कर दी, कैपिटल R स्क्वायर। अब ये जो एप्सिलॉन आर की वैल्यू है ये कितनी दे रखी है अपने को, 16। तो ये 16 दे रखी, तो 16 तो यहां से आ गया ये वाला टर्म एक्स्ट्रा। अब हमें तो टोटल 4 लाना है, लेकिन 16 तो नीचे आ गया, तो यहां कितना लिखें ताकि ओवरऑल वैल्यू जो है वो 4F हो जाए। तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं यहां से कि अगर अपन R को R/8 कर देते हैं तो R/8 करने से क्या होगा, वो R स्क्वायर बाई 64 हो जाएगा। अब 64 ये और 16 ये, तो नेट टर्म जो बच जाएगा वो कितना, 4। तो 4F हमें जो करना था उसके लिए हमें क्वेश्चन में पूछा है कि नए केस में इनकी सेपरेशन क्या कर दें, तो इनकी सेपरेशन R को किसके बराबर कर दें, R/8, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, C। यह है पार्ट 2 का सेक्शन A। होलो स्फीयर के बाद नेक्स्ट टॉपिक है सॉलिड स्फीयर। होलो स्फीयर का अपने देख लिया, आंसर याद रखना है अपने को। होलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बाहर के लिए, उसे उठा करके सेंटर पे पॉइंट चार्ज की तरह से हम उसे डील करा सकते हैं। बस ये जरूर देखना है कि होलो स्फीयर कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्मली चार्ज, है ना। आगे जब डेरिवेशन करेंगे अपन तो उसे आपको क्लियर हो जाएगा कि वो जो हमने आंसर निकाला है वो यूनिफॉर्मली चार्ज के लिए ही था। और अब इसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। और यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड वापस वही बाहर और अंदर दोनों पोजीशन के लिए निकालना है। तो यह है कि यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर, और हमारा पर्पज है इस स्फीयर के बाहर और अंदर वाली पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालना, E R ग्रेटर देन R और E R लेस देन R। तो सबसे पहले अपन E R ग्रेटर देन इक्वल टू R यानी बाहर वाले पॉइंट के लिए बात करना चाहते हैं कि यहाँ वाले पॉइंट पर आंसर क्या आएगा। तो अगेन इसमें डेरिवेशन के लिए हम गाउस का नियम से तो आगे सीखेंगे ही, क्योंकि अपने स्कूल में कोर्स में गाउस के नियम से ही बोर्ड में लिखा हुआ आता है कि गाउस के नियम से डिराइव करें। लेकिन इस वाले का तो डेरिवेशन एलिमेंट लेकर के भी छोटा ही है। होलो स्फीयर में तो हमें रिंग लेनी पड़ी थी और बड़ा इंटीग्रेशन पड़ रहा था, लेकिन सॉलिड स्फीयर में हम एलिमेंट होलो स्फीयर ले सकते हैं। एलिमेंट लेने का क्या तरीका होता है, एलिमेंट लेने के लिए हम लार्जेस्ट पॉसिबल एलिमेंट लेते हैं और मोस्ट सिमेट्रिकल एलिमेंट लेते हैं। तो लार्जेस्ट पॉसिबल एलिमेंट में क्या ले सकते हैं सॉलिड स्फीयर में, तो होलो स्फीयर सबसे अच्छा रहेगा इसके लिए क्योंकि सिमेट्रिकल रहेगा। बाकी रिंग, डिस्क और जो है रोड वगैरह जो और भी कुछ आप ले सकते हैं, सवाल नहीं करना चाहें तो। लेकिन करना चाहें तो उसके लिए फास्टेस्ट तरीका जो है वो है होलो स्फीयर एलिमेंट लेना। तो होलो स्फीयर एलिमेंट लेते हैं अपन, बाहर वाले पॉइंट के लिए आंसर निकालना चाहते हैं। तो इस वाले पॉइंट पर यानी सेंटर से किसी डिस्टेंस R पर, यहाँ किसी पॉइंट P पर हम
इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता लगाना चाहते हैं। ये है इसका सेंटर। तो एलिमेंट क्या लें अपन, होलो स्फीयर। तो होलो स्फीयर एलिमेंट ले लिया, तो ये अपन ने एक होलो स्फीयर एलिमेंट ले लिया। और ये जो होलो स्फीयर एलिमेंट लिया अपन ने एक्स पर जाकर के और dx विड्थ का एक होलो स्फेरिकल एलिमेंट ले लिया, एक्स पर जाकर dx विड्थ का। और इस होलो स्फीयर के लिए पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं लिखना। अच्छा, इस पर चार्ज कितना ले सकते हैं अपन, तो इस पर चार्ज हमने dq मान लिया। ये जो होलो स्फीयर है ये कैसा चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज। यूनिफॉर्मली चार्ज है इसके लिए तो हम जो है रो भी डिफाइन कर सकते हैं। रो बराबर क्या हो जाएगा, q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, या q इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो हमें पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उसके लिए हमने एलिमेंट होलो स्फीयर लिया और अब इस एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लिखे डीई। होलो स्फीयर कारण बाहर वाले पॉइंट पर कैसे निकालें, इस होलो स्फीयर को उठा करके सेंटर पर रख दो। पॉइंट चार्ज बन गया, पॉइंट चार्ज बन गया तो इसका मतलब कितना हो गया, डीई बराबर के डी क्यू अपॉन। अच्छा, अब इस एक्स का तो मीनिंग ही नहीं रहा, क्योंकि ये होलो स्फीयर उठ के कहाँ पहुंच गया है, सेंटर पे। पॉइंट चार्ज बन गया यहाँ पे, तो एक डी क्यू सेंटर पर है सी पर, और पॉइंट चार्ज के कारण पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। तो कितना बन जाएगा, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। एक्स तो आया ही नहीं इसमें, हाँ, क्योंकि वो सेंटर पहुंच गया, पॉइंट चार्ज बन गया। और अब टोटल मिलाकर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन करें इसमें, तो बताओ अलग अलग एलिमेंट जो हम लेंगे, यानी जिनका एक्स अलग अलग होगा, इस होलो स्फीयर का, इस होलो स्फीयर का, इनका एक्स जो अलग अलग होगा, उनके लिए आर तो सबके लिए सेम है। एक्स भले से अलग हो लेकिन उठ के तो उसको सेंटर पे आना है। तो देखो पी पॉइंट पर आंसर निकालने के लिए जितने भी हम होलो स्फीयर लेंगे वो सारे ही होलो स्फीयर उठ करके सेंटर पे आ जाएंगे, और सभी के लिए आर की वैल्यू तो सेम होगी, तो आर यहाँ बाहर आ गया। और यहाँ क्या बचा रह गया, के भी बाहर आ गया, तो इंटीग्रल डी क्यू बचा रह गया। अब सारे डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू एड कर ले, तो सारे डी क्यू मिल करके टोटल किसके बराबर हो जाएगा, क्यू के। तो ई की वैल्यू कितनी हो गई, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाले पॉइंट के लिए, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। किसके बाहर, सॉलिड स्फीयर के बाहर। ये आंसर तो होलो स्फीयर के बाहर भी आया था, हाँ, होलो स्फीयर के बाहर, सॉलिड स्फीयर के बाहर, आंसर एक जैसा है। बस यूनिफॉर्मली चार्ज देखना है अपने को, अगर वो यूनिफॉर्मली चार्ज है तो उसे उठा करके सेंटर पे रख देंगे, पॉइंट चार्ज की तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर का आंसर क्या हो गया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो, वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो पॉइंट चार्ज की तरह से इनटू आर के। ये है अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाले पॉइंट के लिए। अच्छा, इसको रो के टर्म्स में लिखना चाहें तो कभी जरूरत पड़े हमें कि बाहर वाले पॉइंट के लिए हमें आंसर रो के टर्म्स में लिखना है, तो क्या करेंगे अपन, रो के टर्म्स में लिखने के लिए जो क्यू है इसकी वैल्यू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब लिख देंगे। तो कभी रो के टर्म्स में जरूरत पड़ती है तो हम याद तो नहीं रखेंगे उसका आंसर, जरूरत नहीं है याद रखने की, लेकिन कभी भी अगर हमें जरूरत पड़ती है तो हम वहां पर एक के इसकी जगह तो लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, क्यू इसकी जगह लिख देंगे कितना, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, रो इंटू 4/3 और पाई आर क्यूब, और अपॉन आर स्क्वायर और इंटू आर के। लेकिन ये याद रखने की जरूरत नहीं है, जब कभी जरूरत पड़ेगी तो हम क्यू की जगह इस तरह से वैल्यू रख देंगे। तो क्या जाना अपन ने, सॉलिड स्फीयर के बाहर वाले पॉइंट के लिए आंसर निकाला। तो ये आंसर ठीक ऐसा आया जैसे इस सॉलिड स्फीयर को हटा करके यहाँ सेंटर पे एक पॉइंट चार्ज रख देंगे, और उस पॉइंट चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पर जो आंसर आएगा पी पॉइंट पर, वही आंसर हमारा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर हो गया। तो अगेन याद रखना बड़ा आसान हो गया इसके लिए, और सॉलिड स्फीयर को उठा करके सेंटर पे पॉइंट चार्ज की तरह से रख दिया। अच्छा, इसी में अगर ये चार्ज डेंसिटी तो यूनिफॉर्म थी, अब मान लो कि यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी नहीं हो करके इसमें चार्ज डेंसिटी वेरी कर रही होती, किस तरह से वेरी कर रही होती, रो इक्वल टू रो नोट एक्स की तरह से, जहां रो नोट कांस्टेंट है और एक्स सेंटर से डिस्टेंस है। ये जो रो नोट है कैसा है, कांस्टेंट, और एक्स क्या है, सेंटर से डिस्टेंस। रो वेरी कर रहा है, यानी अगर रो कांस्टेंट नहीं है तो फिर उस केस में जो है आंसर किस तरह से निकालेंगे। तो नया क्वेश्चन क्या है अपने पास, इक्वेशन है एग्जाम्पल एक, ये तो आंसर था बाहर वाले पॉइंट के लिए, लेकिन अब हम एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं कि सॉलिड स्फीयर में अगर चार्ज यूनिफॉर्मली वेरी करने की जगह नॉन यूनिफॉर्मली वेरी कर रहा है, कैसे, रो बराबर रो नोट एक्स, जहां रो नोट कांस्टेंट है और एक्स सेंटर से डिस्टेंस है, तो फिर हमें ये पता लगाना है कि बाहर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। ई एट आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर पर वैल्यू क्या होगी, ये पता लगाना है।
अब क्या वो आंसर यूज कर सकते हैं अपन सीधा? तो पहले हमने जो आंसर निकाला था वो तो यूनिफॉर्मली चार्ज के लिए था। ये तो यूनिफॉर्मली चार्ज नहीं है, तो फिर से डेरिवेशन की स्टेप देखते हैं अपन। डेरिवेशन की स्टेप में क्या है, वापिस से वही एलिमेंट ले लें, एक्स पर जाकर डी एक्स विथ का एक एलिमेंट ले लिया और इस एलिमेंट के लिए पी पॉइंट पर आंसर लिखना है। अब अलग अलग एलिमेंट पर डी क्यू की वैल्यू में जो रो बन रहा होगा वो अलग अलग बन रहा होगा, लेकिन बताओ कि ये जो होलो स्फीयर है ये यूनिफॉर्मली चार्ज है या नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज है? तो इस स्फीयर की सेंटर से डिस्टेंस हर पॉइंट की सेम है, एक्स सेम है सभी के लिए, तो जो रो है वो सभी के लिए कैसा है, सेम। अब रो सभी के लिए सेम है, एक जैसा है, तो ये होलो स्फीयर तो यूनिफॉर्मली चार्ज है। सॉलिड स्फीयर अलग अलग जगह अलग अलग चार्ज है, लेकिन ये जो हमने एलिमेंट लिया है, एलिमेंट होलो स्फीयर, क्यों यूनिफॉर्मली चार्ज है? क्योंकि इस एलिमेंट होलो स्फीयर के हर पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस सेम है, इसलिए रो एक जैसा है। तो इस होलो स्फीयर के लिए पी पॉइंट पर आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे, वही सेंटर पर रख देंगे पॉइंट चार्ज की तरह। तो यानी ऐसे लिख सकते हैं के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और वही के अपॉन आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा और सारा डी क्यू मिलकर क्यू के बराबर हो जाएगा। बस अब हमें क्या है कि क्यू नहीं गिवन है इस बार, मान लो जैसे क्यू नहीं गिवन है और हमें रो गिवन है, रो बराबर रो नोट एक्स। तो क्यू की वैल्यू हम निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे क्यू की वैल्यू? क्यू हम इंटीग्रल डी क्यू से निकाल लेंगे, और इंटीग्रल डी क्यू कैसे लिखेंगे? डी क्यू माना इस एलिमेंट पर चार्ज कितना आएगा, इस एलिमेंट पर चार्ज इस पर आ जाएगा रो चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और इसका वॉल्यूम होलो स्फीयर का, ये होलो स्फीयर है तो होलो स्फीयर का वॉल्यूम कैसे लिखेंगे? सरफेस एरिया और इंटू विड्थ। सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसका? 4 पाई इंटू एक्स स्क्वायर, और विड्थ कितनी हो गई? डी एक्स। तो क्यू की वैल्यू हो गई रो इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये हो गया अपने पास क्यू। तो ये क्यू निकाल लिया और एक्स का लिमिट डाल दें, कहां से कहां तक लग जाएगी लिमिट? 0 से लेकर के आर तक, और रो का वैल्यू डाल दो। अब यहां भी सवाल में रो नोट एक्स दिया हुआ है तो रो की जगह रो नोट एक्स डाल देंगे। आगे किसी सवाल में रो नोट एक्स स्क्वायर दिया होगा तो रो नोट एक्स स्क्वायर डाल देंगे, और यहां से रो नोट एक्स डालने के बाद कितना हो जाएगा? रो नोट एक्स और इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर और इंटू टी एक्स का इंटीग्रेशन, और कहां से कहां तक? 0 से लेकर आर तक। तो इसमें से रो नोट और 4 पाई तो बाहर आ गया, 4 पाई रो नोट बाहर आ गया, और एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? R4/4। ये क्यू की वैल्यू आ गई अपने पास, ये क्यू की वैल्यू उठा के यहाँ डाल देंगे, इससे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर पता लग जाएगा। इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के आंसर को पता लगाने के लिए अपने पास एक ये भी यूज कर सकते थे कि डी क्यू का इंटीग्रेशन सीधा क्यू लिखने की जगह ये इंटीग्रल डी क्यू यहाँ रख देते इस वाली पोजीशन पर, तो इंटीग्रल डी क्यू यहाँ रख देते तो बात भी पड़ती। आर अब स्क्वायर बाहर चल रहा था और 0 से आर रो नॉट 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स से वैल्यू क्यू यहाँ डालने के बाद जो आंसर आता वैसे का वैसे आंसर आया था। तो कुल मिलाकर बात क्या रही कि अगर रो वेरी कर रहा है तो हमने एलिमेंट लिया होलो स्फीयर, बस ये देख लिया कि हर एक्स पर रो की वैल्यू एक जैसी है, तो ई की वैल्यू इस तरह से पता लगा ली। ये एग्जाम्पल था रो बराबर रो नोट एक्स के हिसाब से अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे निकालेंगे। ये आपकी थ्योरी में एग्जाम्पल नंबर 49 पर भी है, तो वहां 49 नंबर पर आप देख सकते हैं। अब इसी में अपन को अगर बाहर वाली पोजीशन पर आंसर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का तो कैसे निकालेंगे? बाहर वाली पोजीशन पर तो हेडिंग वही चल रही है अपनी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। और इस यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर के लिए इस बार हम आंसर निकालना आते हैं अंदर वाली पोजीशन के लिए, आर लेस देन इक्वल टू आर वाली पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो क्या होगी, ये हमारा पर्पज है इस बार पता लगाना यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर के लिए। तो ये है अपने पास सॉलिड स्फीयर, और हमें इसमें पता लगाना है कि सेंटर से आर डिस्टेंस पर इस पॉइंट पर आंसर क्या होगा। तो इस पॉइंट पर आंसर निकालने के लिए क्या करें अपन? एलिमेंट लेने का सोचें। पहले अपन ने जब बाहर वाले पॉइंट पे निकाला था ना, तो जितने भी एलिमेंट थे उन सब एलिमेंट के लिए पी पॉइंट बाहर था, तो सारे एलिमेंट उठ उठ करके सेंटर पे आ गए थे, तो सारा चार्ज क्यू उठ करके सेंटर पे आ गया था। लेकिन इस बार जब हम यहाँ पी पर आंसर निकालना जा रहे हैं तो दो तरह के एलिमेंट अपने पास होंगे। एक तो ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, इस वाले एलिमेंट के लिए पॉइंट पी कहां पर है? बाहर है, तो इसके लिए इसको उठा के सेंटर पर रख सकते हैं। और एक ये वाला एलिमेंट,
इस वाले एलिमेंट के लिए पी पॉइंट कहाँ पर है, अंदर, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। तो अंदर 0 होता है, तो इसका मतलब दो तरह के एलिमेंट हो गए। अब दो तरह के एलिमेंट हो गए, यानी कौन कौन से तरह के एलिमेंट, ये जिस पॉइंट पर हम आंसर निकालना आते थे पी पर, उसके लिए दो तरह के एलिमेंट में, एक एलिमेंट ये जिनके लिए पी पॉइंट बाहर है, एक एलिमेंट वो जिनके लिए पी पॉइंट अंदर है। तो यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमें निकालना है पी पॉइंट पर, यानी आर लेस देन इक्वल टू आर पर, तो हमने ये कहा कि दो तरह के हमारे पास एलिमेंट है, और वो दो एलिमेंट में कौन कौन से, वो सारे एलिमेंट जिनकी रेडियस 0 से लेकर स्मॉल आर तक है, और यानी यहां से और यहां तक, और वो सारे एलिमेंट जिनकी रेडियस स्मॉल आर से लेकर के कैपिटल आर तक है। तो हमें इन दोनों के लिए पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता लगानी है। तो अब बस कैसे लिखेंगे, इस पर चार्ज अगर डी क्यू है, डी क्यू, तो पी पॉइंट के लिए इसे उठा के कहाँ रख देंगे, सेंटर पे। क्यों रखा सेंटर पे, क्योंकि पी पॉइंट के लिए ये होलो स्फीयर अंदर है, तो इसे उठा के सेंटर पर रख दिया। अब पॉइंट चार्ज के लिए, मतलब होलो स्फीयर के बाहर है पॉइंट चार्ज, पॉइंट पी, तो इन वाले एलिमेंट्स के लिए, इन वाले एलिमेंट्स के लिए पी पॉइंट इस स्फीयर के बाहर है, इसलिए इस होलो स्फीयर को उठा करके सेंटर पे रख दिया। सेंटर पे रख दिया तो कितना बना, के डी क्यू अपॉन, अब सेंटर पे पॉइंट चार्ज हो गया डी क्यू, और डिस्टेंस है सेंटर से यहाँ की स्मॉल आर, तो हो गया के डी क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, और इन सबका एडिशन यानी इंटीग्रेशन, और लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेकर स्मॉल आर तक। और ये वाले एलिमेंट बताओ, इन वाले एलिमेंट के लिए भी पॉइंट कहां पर है, अंदर। बताओ होलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0, तो इसके लिए वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, 0, तो इसके लिए वैल्यू 0 हो गई, तो सिर्फ ये बचा रह गया। और इसमें से के अपॉन आर स्क्वायर बाहर आ गया, और के अपॉन आर स्क्वायर बाहर आ गया, तो यहाँ बचा रह गया इंटीग्रल डी क्यू, और 0 से लेकर आर तक का डी क्यू, ये कितना हो जाएगा, तो इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, रो इंटू 4 पाई x² इंटू डी एक्स, और 0 से लेकर आर तक ये हिसाब किताब लगा सकते हो। हिसाब किताब कैसा, कि 0 से स्मॉल आर यानी पी वाली पोजीशन तक में चार्ज कितना होगा, ये पता लगाना है अपने को। तो इसको मैं क्यू डैश नाम दे देता हूं अभी, तो E8P लिख रहे हैं अपन, तो के अपॉन आर स्क्वायर, और वो चार्ज जो 0 से लेकर स्मॉल आर तक है, यानी यहां से लेकर यहां तक है, इतने पोर्शन में चार्ज कितना है, डैश डैश के अंदर अंदर, ये वाला पूरा चार्ज कितना है, ये चार्ज ये है क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो क्यू चार्ज 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब में है, तो हमें कितने में लिखना है, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब में। तो ये अपने हिसाब किताब से लिख दिया, यूनिफॉर्मली चार्ज है इस कारण से कि 4/3 पाई आर क्यूब में इतना चार्ज, तो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब में कितना चार्ज, तो 4/3 पाई कैंसिल हो गया, और आर क्यूब से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया, के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, कहां के लिए, आर लेस देन इक्वल टू आर के लिए, इन वाली पोजीशन के लिए। क्या आंसर आया इस वाले का, ये आ गया के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब, अंदर वाले पॉइंट्स की वाली पोजीशन के लिए। अच्छा, इसी को रो के टर्म्स में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे रो के टर्म्स में, हाँ क्यू की जगह यूनिफॉर्मली चार्ज है ना, तो क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, क्यू की जगह लिख सकते हैं अपन क्यू इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये अपन क्यू की जगह लिख देंगे, तो उससे क्या होगा, उससे ये रो के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो करते हैं चलो कन्वर्ट। E8 आर लेस देन इक्वल टू आर इक्वल टू, इसके की जगह लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, या इसको भी ना, ये वाला इसको रो लिख सकते हो, यहाँ से इसी को लिख देते हैं, तो इसको रो लिख दिया, और ये जो के है ना, इसका नाम क्या है के का, इस वाले के का, ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और साथ में आर स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू क्या हो गई, इसका नाम क्या हो गया, रो, और ये 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा, इसमें देखो अब 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, आर क्यूब से आर स्क्वायर में आर कैंसिल हो गया, तो बन गया रो आर, और ये 3 बचा यहाँ से, एप्सिलॉन 0 बचा, तो कितना आ गया, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रो के टर्म्स में यहाँ पर कितनी आ गई है, ये आ गया रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन 0, ये आंसर आ गया अपने पास। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आर लेस देन आर वाली पोजीशन के लिए क्या क्या आंसर आया, देखो ये याद रखना पड़ेगा। बाहर के लिए तो क्या है, याद रखना नहीं पड़ा, क्योंकि पॉइंट चार्ज जैसा आंसर आ गया था, पॉइंट चार्ज का आंसर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, होलो स्फीयर के बाहर वाले पॉइंट का आंसर उठा के सेंटर पर रख दो, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, सॉलिड स्फीयर के यूनिफॉर्मली चार्ज के लिए बाहर वाले का आंसर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर,
पर इनसाइड के लिए अलग से याद रखना पड़ रहा है अपने को। होलो सॉलिड के लिए, होलो का याद रखना आसान था, होलो के लिए इनसाइड वाले पॉइंट का आंसर कितना, 0। सॉलिड के लिए याद रखना रहेगा, तो एक ही चीज याद रखना रहेगा, सॉलिड स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा आंसर जो आया है वो सवाल जो आया है, मतलब अलग अलग ईयर्स में आप देखेंगे तो सॉलिड स्फीयर के ही सवाल आए हैं सबसे ज्यादा, सॉलिड स्फीयर के सवाल आए हैं सबसे ज्यादा। सॉलिड स्फीयर का आंसर याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सॉलिड स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर इनसाइड वाली पोजीशन के लिए याद रख रहे हैं, बाहर का भी इंपॉर्टेंट है पर वो ऐसे ही याद है इसलिए अंदर वाले पॉइंट का क्या है आंसर, ये है के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब। ये है क्यू के टर्म्स में, और कभी रो के टर्म्स में जरूरत पड़े तो रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन 0। आउटसाइड के लिए हमने रो के टर्म्स में इसलिए नहीं याद किया था क्योंकि एक तो छोटा नहीं बन रहा था, एक काम नहीं आएगा, लेकिन ये इनसाइड के लिए रो के टर्म्स में बहुत काम आने वाला है, इसलिए इनसाइड वाली पोजीशन के लिए हमने रो के टर्म्स में भी याद रखा हुआ है, ये है रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन 0। तो आर लेस देन इक्वल टू आर के लिए के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब और रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन 0। लेकिन ध्यान रखना ये जो आंसर है ये किसके लिए निकाला हुआ है अपन ने, यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर के लिए। अगर यूनिफॉर्मली चार्ज नहीं होगा तो जैसे अपन ने आउटसाइड के लिए रो बराबर रो नॉट एक्स के लिए आंसर निकाला था, तो इंटीग्रेशन करके आंसर निकाला था, वैसे ही फिर वापिस से हमें बेसिक स्टेप पे आना पड़ेगा। तो वो रो बराबर रो नॉट एक्स वाला इनसाइड वाले के लिए भी देख लेते हैं, आपकी शीट में एग्जाम्पल नंबर 49 पर है वो, 49 नंबर के एग्जाम्पल में मिल जाएगा आपको। ये जो मैं बात कर रहा हूँ वेरिएबल रो वाला जो है वो, तो इसमें वेरिएबल रो वाले की बात करते हैं अपन। ये तो यूनिफॉर्मली चार्ज के लिए हमने डिराइव करके देखा, डेरिवेशन हमने इसलिए देखा कि काम आएगा ये वाला डेरिवेशन, सॉलिड स्फीयर का डेरिवेशन काफी काम आता है, सॉलिड स्फीयर के सवाल काफी ज्यादा आते हैं, इस कारण से सॉलिड स्फीयर का आंसर काफी ज्यादा काम भी आता है। तो अब अगर मान लो कि चार्ज डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और यहां पर किसी भी जनरल पोजीशन पर रो इस तरह से वेरी कर रहा है, रो इक्वल टू रो नॉट एक्स, जहां पर रो नॉट कांस्टेंट है और एक्स सेंटर से डिस्टेंस है और रो चार्ज डेंसिटी है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो इफ रो इक्वल टू रो नॉट एक्स देन फाइंड ई एट आर लेस देन इक्वल टू आर। तो आर लेस देन इक्वल टू आर वाली पोजीशन पर हमें ई की वैल्यू पता लगानी है कि ई कितना आएगा। तो अगेन वही पी पॉइंट पर आंसर निकालने के लिए हमने कहा कि दो तरह के एलिमेंट होंगे, तो ई एट पी निकालना है तो हमने कहा दो तरह के एलिमेंट होंगे। कौन से दो तरह के एलिमेंट होंगे, वो सारे एलिमेंट जिनकी रेडियस 0 से लेकर स्मॉल आर तक है और वो सारे एलिमेंट जिनकी रेडियस स्मॉल आर से कैपिटल आर तक की। फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि जो सेकंड टर्म है वो क्या होगी, 0 होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसके लिए पी पॉइंट इनसाइड लाई कर रहा है। अच्छा, हम ये जो बोल रहे हैं ना होलो स्फीयर के अंदर पी पॉइंट पर 0 होगा, इसके लिए हम होलो स्फीयर को यूनिफॉर्मली चार्ज मान रहे हैं। तो कैसा है कि होलो स्फीयर यूनिफॉर्मली चार्ज है। हाँ, ये देखो कि ये वाला जो होलो स्फीयर है, ये आउटर वाला, ये वाला, इस होलो स्फीयर के हर पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस एक्स, जैसे मान लो r/3 है तो r/3 हर एक पॉइंट के लिए एक जैसा होगा, तो इसलिए रो एक जैसा होगा। इसलिए अलग अलग होलो स्फीयर पे चार्ज अलग अलग है, लेकिन एक किसी गिवन होलो स्फीयर पे चार्ज एक जैसा है। तो देखो इस वाले होलो स्फीयर के लिए पी पॉइंट कहाँ पर आया, अंदर, तो उसके लिए वैल्यू कितनी हो गई, 0। और इस वाले होलो स्फीयर के लिए पी पॉइंट कहाँ है, बाहर, तो इसे उठा के सेंटर पर रख देंगे और उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो किस तरह से लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं अपन के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और इसमें लिमिट लगा दें, कहां से कहां तक लिमिट लग जाएगी, 0 से r तक, और इसमें डी क्यू की वैल्यू डाल दें। क्या बनेगा डी क्यू का वैल्यू, के, और डी क्यू इज रो इंटू 4πx² इंटू डी एक्स और अपॉन आर स्क्वायर, और 0 से लेकर r तक। इसमें से जो कांस्टेंट है उसे बाहर ले लें, तो यहां से के यानी 1/4πε0 बाहर आ गया, ये आर स्क्वायर ये बाहर आ गया, और 4π ये वाला 4π ये भी बाहर आ गया, और उसके अलावा यहाँ क्या बचा रह गया, ये जो रो है ना इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, इस रो की वैल्यू, ये जो दिया हुआ है अपने को रो नोट एक्स, तो इसमें से जो रो नोट है वो बाहर आ गया, और यहाँ क्या बचा रह गया, ये एक एक्स और एक ये एक्स स्क्वायर, टोटल मिला कितना हो गया, एक्स क्यूब डी एक्स, और कहाँ से कहाँ तक की लिमिट, 0 से लेकर के स्मॉल आर तक की। तो इसमें ये 4π कैंसिल हो गया और ये बन गया अपने पास कितना, ये वाली जो वैल्यू है ये हो गया r4/4, r4/4 में ये हो गया रो नोट अपॉन, और यहां से क्या चल रहा है, एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर और इंटू r4/4। और
साथ में डायरेक्शन भी चलाना है तो डायरेक्शन चला सकते हो कि बाहर वाले पॉइंट के लिए उठा के सेंटर रखते हैं तो ये वाली वैल्यू आर केप आर केप आर केप और इसमें आर केप साथ में और चल जाएगा और ये आर स्क्वायर कैंसिल हो गया तो ई 8r लेस देन इक्वल टू आर वाली पोजीशन पे क्या आंसर आ गया, ये हो गया रो नोट और आर स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नोट। ये कहाँ के लिए आंसर निकाला अपन ने, ये अंदर वाली पोजीशन के लिए। कब के लिए, अगर ये जो सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है, रो बराबर रो नॉट एक्स के लिए है। तो ये सबसे ज्यादा पॉपुलर सवाल अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बोलो तो ये बोल सकते हो कि सॉलिड स्फीयर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब इस तरह का है, ऐसा नहीं कि सिर्फ रो नॉट एक्स स्क्वायर के लिए, रो नॉट एक्स क्यूब के लिए, इनके लिए काफी सवाल आते रहते हैं। या कभी ऐसे ग्राफ ही बना के दे देते हैं कि रो वर्सेज एक्स का ग्राफ बना के दे दिया, अब रो वर्सेज एक्स का ऐसा ग्राफ बना के दे दिया और ये वाला एंगल दे दिया 37 डिग्री और इसके लिए स्लोप दे दिया, जैसे अपने को ये वाली वैल्यू दे दी, ये दे दिया कैपिटल आर नोट और ये दे दिया रो नोट। तो यहां से अपन इसका स्लोप लिख सकते हैं, 1037 की वैल्यू लिख सकते हैं। तो y बराबर एम एक्स प्लस सी से, सी तो जीरो हो गया इसका, तो y बराबर एम एक्स से, y बराबर एम एक्स से रो नोट के बीच में रिलेशन आ गया और रो नोट के बीच में रिलेशन आ गया तो इस तरह का फंक्शन बन गया। कभी कभी ग्राफ रो नोट के बीच में अलग अलग तरह के दे सकते हैं, एक जैसे हम आगे होमवर्क में देखेंगे कि इस तरह का 2008 में क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें रो और एक्स जो है वो इस तरह से वेरी कर रहे हैं, थोड़ी देर कांस्टेंट और फिर सरफेस तक आते आते इस तरह से घटते हुए। तो रो की वैल्यू के रो के वेरिएशन के अलग अलग क्वेश्चन इसमें आते रहते हैं। तो सॉलिड स्फीयर के लिए यूनिफॉर्म चार्ज है तो हमने आंसर याद रखा, और अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है तो उसमें जो बेहद पॉपुलर कैटेगरी है वो ये वाले रो का डिस्ट्रीब्यूशन वाला सवाल, रो बराबर रो नॉट एक्स के लिए। तो अब इसका ग्राफ बना के देख लेते हैं अपन। स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ जो है वो किस तरह का बनेगा। तो स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वापिस से फॉर्मूला लिखें एक बार अपन ग्राफ बनाने के पहले। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो आंसर आया था, सॉलिड स्फीयर यूनिफॉर्मली चार्ज, सॉलिड स्फीयर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, इसके लिए जो हमने फंक्शन निकाला है वो क्या निकाला है, वो निकाला है ई फॉर आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर, यानी बाहर वाले पॉइंट के लिए क्या, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और वेक्टर फॉर्म में लिखना है हाथ में तो आर कैप, और ई आर लेस देन इक्वल टू आर, इसकी बात करें अगर अपन तो इसके लिए क्या आंसर आया, इसके लिए आ गया के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब। वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो यहाँ आर वेक्टर लगा दो, या रो आर वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन 0, इस तरह से अपन इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। अब इसमें क्या है कि ई की प्रोपोर्शनलिटी देखें ग्राफ के लिए तो यहां से अपन ऐसा बोल सकते हैं ई आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और यहाँ के लिए जो है हम ऐसा बोल सकते हैं कि ई जो है वो आर के प्रोपोर्शनल है। इन दोनों पोजीशन के लिए अब ग्राफ बनाना चाह रहे हैं अपन, तो ई वर्सेज आर का ग्राफ कैसा बनेगा, ई वर्सेज आर का ग्राफ, ये पहले अंदर वाली पोजीशन के लिए आर लेस देन इक्वल टू आर के लिए तो ग्राफ जो है वो ऐसा बन गया, स्ट्रेट लाइन। कहाँ के लिए, सरफेस तक वाली पोजीशन के लिए ई प्रोपोर्शनल टू आर। फिर उसके बाद बाहर वाले पॉइंट के लिए, बाहर वाली पोजीशन के लिए इस तरह का बन गया ई इनवर्सली 1 अपॉन आर स्क्वायर, ये बन गया अपने पास ई और आर के बीच में ग्राफ। किसके लिए है ये, सॉलिड स्फीयर के लिए। तो ये सॉलिड स्फीयर के लिए ग्राफ बनाया अपन ने, और एक सवाल देखा है अभी, क्या सवाल देखा कि वो जो 49 नंबर के एग्जाम्पल में मिल जाएगा आपको, 49 आपकी थ्योरी में, कि रो बराबर अगर रो नोट आर लिखा है वहां पे, मैंने रो बराबर रो नोट एक्स लिख दिया, तो रो नोट आर या रो नोट एक्स के फॉर्म में जब रो का फंक्शन दिया हुआ हो तो किस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ उसको वेरी करा रहे होंगे। इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं अपन, सॉलिड स्फीयर के नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें अपन। तो जैसे स्फीयर में स्फेरिकल केविटी करते हैं अपन, स्फीयर में से स्फीयर कट कर दें और वो कॉन्सेंट्रिक ले सकते हैं, नॉन कॉन्सेंट्रिक ले सकते हैं, पहले कॉन्सेंट्रिक वाला लेके देखते हैं। तो ये है स्फीयर और इसमें अपन ने कॉन्सेंट्रिक केविटी कर दी, और मान लो इसकी रेडियस है कुछ स्मॉल आर और इसकी रेडियस है कैपिटल आर, इसकी चार्ज डेंसिटी दे रखी है रो, और क्या है ये, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर जिसका रेडियस कैपिटल आर है उसमें से स्मॉल आर रेडियस की केविटी बना दी अपन, है ना। क्वेश्चन क्या है, कैपिटल आर रेडियस के स्फीयर में से स्मॉल आर रेडियस की स्फेरिकल केविटी
हटा दी है, तो खाली जगह है ये वाली, यहाँ कोई चार्ज नहीं है और यहाँ रो चार्ज डेंसिटी है। और अब हमने कुछ पॉइंट सेलेक्ट करें, जैसे मान लो कि इसका तो नाम है सेंटर और ये पॉइंट है कोई ए और ये है बी और ये वाला पॉइंट जो है वो है डी, और हमें ए पर बी पर और डी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी है। क्वेश्चन में हमें रो गिवन है, चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्मली चार्ज है, यानी रो जो है वो यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, और हमें क्वेश्चन में पता लगाना है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट डी, ए पर बी पर और डी पर, इन पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए लिखना चाहें अगर अपन, तो क्या बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए। तो अब क्या है, यहां से सवाल को आप दो तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि हमें डेरिवेशन तो पूरे फुल स्फीयर का पता है, मतलब आंसर जो है वो हमें तो फुल स्फीयर का पता है, लेकिन ये तो फुल स्फीयर नहीं है, तो या तो हम डेरिवेशन पे जाएं या इसी को स्फीयर बना दें अपन, यानी इसको भर दें और खाली कर दें, तो दो स्फीयर बन जाएंगे अपने। तो अपन दोनों तरीके से करके देखते हैं। पहला एलिमेंट वाले तरीके से करके देखते हैं अपन, यानी डेरिवेशन का जो मेथड यूज किया था उससे। तो डेरिवेशन वाले मेथड से करना चाहें अगर अपन, तो यहाँ अपन ने क्या किया कि एक एलिमेंट लिया है इसे, ये है एक होलो स्फीयर, ये जो जैसे लिया ना अपन ने, ये क्या है होलो स्फीयर। इस होलो स्फीयर के लिए पॉइंट ए कहाँ पर है, अंदर, अंदर है, तो यहाँ पर बताओ वैल्यू क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, 0। तो जितने भी होलो स्फीयर बनेंगे उन सभी होलो स्फीयर के लिए पॉइंट ए इनसाइड है, अंदर है, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी बनी, 0। तो सारे होलो स्फीयर के लिए पॉइंट अंदर है, तो सभी के कारण 0 हो गया। अच्छा सेंटर पे पूछते अगर आंसर, सेंटर में भी 0 आता, क्योंकि जितने भी होलो स्फीयर उनके लिए ये सेंटर वाला पॉइंट है वो इनसाइड है, तो एलिमेंट से ए पर निकालना बड़ा आसान रहा। बी पर निकालते हैं अपन आंसर, बी, बी किस डिस्टेंस पर है यहाँ से, सी बी डिस्टेंस पर है ना, तो बी की डिस्टेंस को सेंटर से सी बी डिस्टेंस ले लिया अपन ने। तो बी वाली पोजीशन पर आंसर निकालने के लिए अपन ने दो तरह के एलिमेंट ले लिए, क्योंकि बी पर जब आंसर निकालना है अपने को, बी वाली पोजीशन पर जब आंसर निकालना है, यहाँ पर ये बी वाली पोजीशन है, तो कुछ होलो स्फीयर बी के अंदर लाई कर रहे हैं और कुछ बाहर लाई कर रहे हैं। तो अगर अपने को बी पर आंसर निकालना है तो वो होलो स्फीयर जो बी के पहले हैं, यानी कहां से कहां तक की रेडियस वाले, स्मॉल आर से सीबी तक की रेडियस वाले, तो ई ड्यू टू, या एलिमेंट के लिए लिखना है तो डी ई ड्यू टू, वो सारे एलिमेंट जिनकी रेडियस स्मॉल आर से लेकर के और सीबी के बीच में, स्मॉल आर से और सीबी के बीच में, और वो सारे एलिमेंट जिनकी रेडियस सीबी से लेकर के और सीबी से लेकर के और कैपिटल आर के बीच में है। बी पर हमें आंसर निकालना है। ये एलिमेंट आप समझे, ये डैश डैश वाला एलिमेंट है ना, एक ही है और एक ही, और पोजीशन जहां हमें आंसर निकालना है वो बी वाला पॉइंट है, बी पर हमें आंसर निकालना है। तो देखो इन दोनों में से एक टर्म 0 है, कौन से लिए टर्म 0 है, ये जो बाहर वाले वाले स्फीयर है ना, ये डैश डैश वाले, इसके लिए बी पॉइंट कहां पर है, अंदर, तो इनके लिए वैल्यू जो है वो कितनी हो गई, 0। इस वाले एलिमेंट के लिए बी पॉइंट अंदर है, इसलिए होलो स्फीयर के अंदर आंसर 0, और इन वाले एलिमेंट के लिए बी पॉइंट कहाँ है, बाहर, तो इस एलिमेंट को उठा करके कहाँ रख सकते हैं, सेंटर पे, सेंटर पे रख सकते हैं। तो कितना चार्ज सेंटर पे आ जाएगा, वो जो आर से लेकर के और सी बी के बीच में रहा होगा, उसे अगर मान लो मैं के क्यू डैश नाम दूं, तो के क्यू डैश अपॉन पॉइंट चार्ज सेंटर पे, सवाल क्या रह गया अब इफेक्टिवली, आर से लेकर सीबी तक का जो चार्ज है ना क्यू डैश, उसे कहाँ रख दिया, सेंटर पे, तो सिर्फ अब एक पॉइंट चार्ज है क्यू डैश जो सेंटर पर है, और बी वाली पोजीशन पर हमें आंसर निकालना है, तो आंसर क्या हो गया, के क्यू डैश अपॉन सी बी स्क्वायर, डायरेक्शन लिखना है साथ में, तो सी बी के, और क्यू डैश की वैल्यू लिखे अब अपन, तो क्यू डैश की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, क्यू डैश इज इक्वल टू के अपॉन सी बी स्क्वायर, और क्यू डैश की वैल्यू क्या होगी, क्यू डैश इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई, और कहां से कहां तक का, सीबी वाली पोजीशन तक का, तो यानी सीबी क्यूब माइनस आर क्यूब, और के ये हो गया अपने पास क्यू डैश अपॉन सी बी स्क्वायर, और डायरेक्शन और लिखना चाहें तो
सी बी केप। ये बी वाली पोजीशन पर आंसर हो गया। अच्छा, आप डी वाली पोजीशन पर आंसर लिखना चाहें, E8D, डी वाली पोजीशन के लिए, तो डी वाली पोजीशन के लिए तो जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के लिए डी पॉइंट कहाँ पर है, बाहर है। बाहर है तो क्या करें, सारे चार्ज को उठा के सेंटर पर रख दे, तो सारा का सारा क्यू चार्ज सेंटर पर आ जाएगा। तो सवाल बदल के क्या रह गया, एक पॉइंट चार्ज क्यू जो सेंटर पर है, उसके लिए डी वाली पोजीशन पर हमें आंसर निकालना है। तो कितना हो गया, के क्यू अपॉन सी डी स्क्वायर और सी डी केप। तो के क्यू अपॉन सी डी स्क्वायर इंटू सी डी केप में के क्यू, क्यू का मतलब कितना हो गया, रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, ये हो गया क्यू अपॉन सी डी स्क्वायर और सी डी केप। ये अपन ने एलिमेंट लेकर के और ए पर, बी पर और डी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली है। यह है इसका एक मेथड, इस एग्जाम्पल करने का। इसी को करने का दूसरा मेथड हम ये यूज कर सकते हैं कि आंसर निकालने के लिए, कि इस पोर्शन जो होलो है ना, खाली है, इसको भर दें अपन। इसको भर दें तो फिर किस तरह से आंसर निकाल सकते हैं। क्या तरीका अपना रहे हैं अपन ये अपना रहे हैं कि इसको अपन प्लस रो से भर दें और माइनस रो से खाली कर दें अगर, तो किस तरह से क्या वैल्यू बन रही होगी। तो सेकंड मेथड, ऑल्टरनेट मेथड फॉर द सेम क्वेश्चन, ये स्फीयर, इसको पूरी तरह से रो से भर दिया, तो पूरी तरह से रो से भर दिया तो ये एक सॉलिड स्फीयर हो गया, कितनी रेडियस का, आर रेडियस का, और चार्ज डेंसिटी क्या है, रो। प्लस एक और स्फीयर, उसके लिए उसकी चार्ज डेंसिटी क्या, माइनस रो, ये रो वाला और ये माइनस रो वाला, और इसकी खुद की रेडियस कितनी, इस वाले की रेडियस स्मॉल आर। पॉइंट लोकेट करें, ए पॉइंट कहाँ है, इस स्मॉल वाले के भी इनसाइड, बड़े वाले के भी इनसाइड, दोनों के इनसाइड है। ये सेंटर, दोनों का सेंटर कॉमन, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट ए, और ऐसे ही बी पॉइंट इसके भी इनसाइड, लेकिन इसके आउटसाइड, इस वाले के बी पॉइंट, और डी वाला पॉइंट इसके भी आउटसाइड और इसके भी आउटसाइड, दोनों के ही बाहर है डी वाला पॉइंट। तो हमें आंसर निकालना है अब ए पर, बी पर और डी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ए वाले पॉइंट पर कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज इक्वल टू ई ड्यू टू रो प्लस ई ड्यू टू माइनस रो। ई ड्यू टू रो की बात करें कितना बनेगा, इस वाले के लिए है ना, ये रो चार्ज डेंसिटी, तो इसके लिए क्या आंसर निकाले हुआ है अपन ने, ई आर लेस देन आर के लिए, रो के टर्म्स में आंसर निकाला हुआ है सीधा। क्या आंसर निकाला हुआ है, रो आर वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन 0, इसका यूज कर लें। तो ई ड्यू टू रो एट ए वो कितना बन जाएगा, रो और सी ए वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन 0, रो वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो सी ए वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन 0, और माइनस रो के लिए लिखना चाहें तो माइनस रो और इस वाले के लिए माइनस रो और इनटू सी ए वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन 0, दोनों एक दूसरे कैंसिल हो गए, और ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 0। बी वाली पोजीशन की बात करें तो बी वाली पोजीशन है नहीं ये वाली, तो बी पर किस तरह से लिखेंगे, बी वाली पोजीशन पर आंसर लिखना है अपने को। तो पहले ई ड्यू टू रो, बी पॉइंट इनसाइड है तो रो सी बी वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन 0, और बी पॉइंट इस वाले के आउटसाइड है तो इसके लिए के यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू, क्यू यानी रो इंटू, क्योंकि बाहर वाले के लिए ना अपन ने क्यू के टर्म्स में आंसर याद रखा हुआ है, इसलिए ये रो के टर्म्स में तो इनसाइड वाला आंसर है, बाहर वाले के तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर है, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर में डाल रहे हैं अपन, के क्यू, क्यू यानी इसका चार्ज कितना बनेगा, इसका चार्ज माइनस रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन के क्यू अपॉन आर स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, बी वाले पॉइंट के लिए ये हो गया सी बी स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या हो गई इसकी, सी बी केप, या सी बी वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहो तो सी बी वेक्टर अपॉन सी बी क्यूब, ऐसे भी लिख सकते हो। जैसे ई की वैल्यू लिखना चाहें बाहर वाले पॉइंट के लिए तो ये तो लिख सकते हैं अपन के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर केप, और उसके अलावा ऐसे भी लिख सकते हैं के क्यू आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। तो इसमें ये तो लिखी थी अपन ने के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर केप,
इस फॉर्म में, पर चाहो तो इसको आर क्यूब और फिर सी बी वेक्टर करके भी आप लिख सकते हैं। और फिर इसके बाद डी वाले पॉइंट की बात करें तो डी वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, डी वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डी पॉइंट इसके बाहर है और इसके बाहर है, दोनों के लिए बाहर वाला आंसर यानी ये वाला आंसर, तो क्या बन जाएगा दोनों के लिए। अच्छा, जब बाहर वाला आंसर बनेगा ना तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर में के अपॉन आर स्क्वायर में सी डी स्क्वायर तो कॉमन ही आ जाएगा, यानी इसका के क्यू वन अपॉन सी डी स्क्वायर, मान लो इसका चार्ज क्यू वन है और सी डी कैप, और इस वाले के लिए के क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर यानी सी डी स्क्वायर और सी डी कैप। अब हमें क्या करना रह गया, अब हमें जो है इसमें Q1 और Q2 की वैल्यू डालनी रह गई, तो देखो Q1 की जगह क्या डाल सकते हैं अपन, Q1 की जगह रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, और Q2 की जगह क्या डाल सकते हैं, रो माइनस रो इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, और इसमें से कॉमन ले लें अपन के अपॉन सी डी स्क्वायर सी डी कैप और रो 4/3, तो हो गया आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। तो बाहर वाले पॉइंट के लिए जो है अपन ने सॉलिड स्फीयर का आंसर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप का यूज करके आंसर निकाल लिया। तो ये क्या था, कॉन्सेंट्रिक केविटी वाला केस था। तो कॉन्सेंट्रिक केविटी वाले केस में अपने आंसर निकालने के लिए दो तरीके क्या क्या यूज किए, एक तरीका यूज किया एलिमेंट ले लो, एलिमेंट लेकर के आंसर निकाल लो, और दूसरा तरीका क्या यूज किया, ये जो खाली पोर्शन है ना इसको प्लस रो से भर दो माइनस रो से खाली कर दो। इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ये हुआ कि ये भी सॉलिड स्फीयर ये भी सॉलिड स्फीयर, और जब हमने सॉलिड स्फीयर का यूनिफॉर्मली चार्ज का आंसर याद कर रखा है तो क्यों ना सीधा उसी का यूज कर लें, बस पॉइंट की पोजीशन लोकेट कर दी, पॉइंट इनसाइड है आउटसाइड, इनसाइड है तो इनसाइड वाला फॉर्मूला और आउटसाइड है तो आउटसाइड वाला फॉर्मूला। लेकिन अगर केवीटी कॉन्सेंट्रिक होने की जगह साइड में होगी तो फिर क्या करेंगे, तो अगला एग्जाम्पल में देखते हैं अपन कि केवीटी अगर साइड में करें तो सॉलिड स्फीयर के लिए किस तरह से हम आंसर निकालेंगे। तो सॉलिड स्फीयर सबसे ज्यादा पॉपुलर है इसमें, आईआईटी जेईई में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा पॉपुलर सॉलिड स्फीयर में यूनिफॉर्मली चार्ज वाले भी क्वेश्चन काफी आए हुए हैं, नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज वाले क्वेश्चन भी काफी आए हुए हैं, और यूनिफॉर्मली चार्ज में केवीटी वाले केस जो भी हम देख रहे हैं वो भी आए हुए हैं काफी बार। तो इस सॉलिड स्फीयर में आखिरी एग्जांपल ये है अपने पास कि अगर केवीटी कॉन्सेंट्रिक नहीं है तो ये है सॉलिड स्फीयर, और इसमें केवीटी कॉन्सेंट्रिक नहीं है यानी सेंटर दोनों का अलग अलग है, ये C1 है ये C2 है, और इसमें जो है अपन आंसर पता लगाना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, और ये रो इसकी चार्ज डेंसिटी है, और अलग अलग पॉइंट जहां हमें आंसर निकालना है वो ए बी डी अलग अलग ले सकते हैं, मैं इसमें सबसे जरूरी पॉइंट लेता हूं पहले, और ये है ये पॉइंट ए, इस पॉइंट ए पर आंसर निकालना है। ये ए कहाँ लोकेटेड है, ए केवीटी के अंदर लोकेटेड है, केवीटी के अंदर एक जनरल पॉइंट है, तो ये बहुत पॉपुलर है, 3 बार इसका लगभग सवाल आ गया पिछले 10 साल में। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए कॉन्सेंट्रिक नहीं है जब केवीटी, तब वाले केस में क्या आंसर होगा। तो अपने पास जो दो मेथड थे, एलिमेंट लेने वाला और उसके अलावा प्लस रो माइनस रो से बढ़ने वाला, इसमें से क्या एलिमेंट वाला इसमें लग पाएगा, एलिमेंट वाला मेथड, तो एलिमेंट वाला मेथड नहीं लग पाएगा क्योंकि एलिमेंट लेंगे ना इसे होलो स्फीयर, तो कटा हुआ होलो स्फीयर आएगा देखो, तो एलिमेंट वाला मेथड तो इसमें नहीं लग पाएगा, इसमें तो प्लस रो माइनस रो वाला केस ही काम कर रहा होगा। तो E8A हमें निकालना है, तो हमने कहा कि भाई हम प्लस रो माइनस रो वाला केस यूज कर लेते हैं। तो इसके लिए अपने क्या किया, इस पोर्शन को प्लस रो से भर दिया और माइनस रो से खाली कर दिया, तो ये स्फीयर और ये छोटा वाला स्फीयर, ये प्लस रो से भर दिया और ये माइनस रो से खाली कर दिया, ये इसका सेंटर है C1 और ये इसका सेंटर है C2, और ये पॉइंट ए और ये वाला पॉइंट भी ए, ये ए पॉइंट इसके भी इनसाइड और इसके तो इनसाइड है ही, दोनों के ही इनसाइड लाई कर रहा है। तो हम क्या चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने कहा कि हम ई ड्यू टू रो निकालेंगे और प्लस ई ड्यू टू माइनस रो निकालेंगे। ई ड्यू टू रो लिखें, कितना आएगा ई ड्यू टू रो, ये बनेगा रो आर वेक्टर यानी C1A वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन 0, और इसके लिए माइनस रो और इंटू C2A वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन 0, रो आर वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन 0, अंदर वाले के लिए हमने फॉर्मूला निकाला भाई क्या, रो
आर वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन जीरो, तो रो आर वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन जीरो, दोनों के लिए अंदर था तो दोनों के लिए अंदर वाला फॉर्मूला यूज कर लिया। तो यहाँ E8A की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, यहां से रो अपॉन 3 एप्सिलॉन जीरो तो कॉमन आ गया, और क्या बन गया, C1A वेक्टर माइनस C2A वेक्टर। अच्छा, माइनस C2A को कैसे लिख सकते हैं अपन, जैसे कोई वेक्टर है 2i कैप AB, AB वेक्टर है 2i कैप, इसकी जगह इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो अगर मैं, तो माइनस 2i कैप जो वेक्टर है, पॉइंट वही है बी है, लेकिन माइनस 2i वेक्टर यानी बी से ए की तरफ हो जाएगा वो। तो ऐसे ही जो माइनस C2 है ना, इसके माइनस को इधर भेज दो अगर मैं, तो क्या बन जाएगा, माइनस अंदर जाने के बाद C2A की जगह वो AC2 बन जाएगा। तो यानी क्या हो गया वाला आंसर, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन जीरो इंटू C1A वेक्टर प्लस AC2 वेक्टर, तो C1A वेक्टर प्लस AC2 वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा C1A वेक्टर प्लस AC2 वेक्टर क्या बन जाएगा, इधर बना के देखें अपन, तो C1A वेक्टर, जैसे ये है C1 और ये है ए और ये है C2, तो ये है C1A वेक्टर और प्लस AC2 वेक्टर, तो C1A प्लस AC2 क्या बन गया बताओ, ये बन गया C1C2 वेक्टर। तो इसका नाम क्या डाल सकते हैं अपन, C1A प्लस AC2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट A इज इक्वल टू रो अपॉन 3 एप्सिलॉन जीरो और इंटू C1C2 वेक्टर। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, काफी बार आया हुआ है। इस आंसर की क्या विशेषता है, ये जो आंसर आया है इसकी क्या विशेषता है, इसमें देखो उस पॉइंट ए का तो नाम ही नहीं आया जहां पर हमें आंसर निकालना है। ये जो आंसर आया है उसमें सिर्फ इन दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस, यानी C1 C2 के बीच की डिस्टेंस, और डायरेक्शन बताना चाहे तो जो C1 से C2 को ज्वाइन करने वाली वेक्टर है वो वाली डायरेक्शन में। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है ये यूनिफॉर्म आया है, इसकी विशेषता बनी कि यूनिफॉर्म आया है, एक जैसा कांस्टेंट मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। अच्छा, जिस केस में दोनों सेंटर की जगह थे ना, उस केस में क्या C1 C2 जीरो हो गया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वहां जीरो बनी थी अभी पिछले वाले एग्जांपल में। इसमें C1 C2 अलग अलग पोजीशन पर है, तो आंसर याद भी रखेंगे अपन क्योंकि काफी पॉपुलर है। क्या आंसर है कि अगर कॉन्सेंट्रिक केविटी नहीं है, केविटी कॉन्सेंट्रिक नहीं है, और उस केविटी के अंदर अगर हमने ये पॉइंट कहाँ लिया है, केविटी के अंदर, है ना, यहाँ या यहाँ का नहीं है, केविटी के अंदर का। तो केविटी के अंदर अगर हमने कोई पॉइंट लिया है तो आंसर जो बना है वो है रो C1 C2 वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन जीरो। आंसर याद रखेंगे, रो C1 C2 वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन जीरो। अच्छा, डायरेक्शन देखें तो ये वाली डायरेक्शन आई है C1 से C2 की तरफ वाली डायरेक्शन, और लेंथ C1 से C2 के बीच की डिस्टेंस अगर हमें दे रखी है a मान लो, तो वो a के बराबर। अब यहां कोई पूछे कि बताओ यहाँ डायरेक्शन क्या, तो जो C1 C2 वेक्टर हमने बनाया उसके पैरेलल वेक्टर बना दो। यहाँ डायरेक्शन क्या, ऐसे C1 C2 के वेक्टर जो बनाया उसके पैरेलल वेक्टर बना दो। ये तो है डायरेक्शन इन सब पॉइंट पर, मैग्नीट्यूड ये वाली वैल्यू रो C1 C2 वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन जीरो। आंसर क्या विशेषता है, उस पॉइंट ए का नाम नहीं आया है जहां आंसर निकाल रहे हैं, है ना। तो ये ए पॉइंट का काफी पॉपुलर था इसलिए अपन ने इस ए पॉइंट का देखा। बाकी जैसे बी का या डी का देखना है तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ कि बी वाला पॉइंट जो है वो कहाँ पर है, इस वाले के इनसाइड और इस वाले के लिए आउटसाइड, तो इसके इनसाइड का फॉर्मूला लगा देंगे, इसके आउटसाइड का फॉर्मूला लगा देंगे। डी वाला पॉइंट कहाँ है, डी वाला पॉइंट इसके भी आउटसाइड और इसके भी आउटसाइड, तो इसके भी आउटसाइड का फॉर्मूला लगा देंगे और इसके भी आउटसाइड का फॉर्मूला लगा देंगे। इस तरह से अपन डी वाली पोजीशन पर आंसर निकाल सकते हैं। तो मेनली बी और डी तो पॉपुलर नहीं है, ये ए वाली पोजीशन ही पॉपुलर है। फिर से केविटी अगर कॉन्सेंट्रिक नहीं है तो केविटी के अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट की पोजीशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ए का नाम नहीं आया है आंसर में, दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है और दोनों सेंटर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसके अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड आया है C1 C2 वेक्टर वाली डायरेक्शन में। तो यह है सॉलिड स्फीयर वाले केस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर अलग अलग पोजीशन पर। तो सॉलिड स्फीयर का आंसर जरूर याद रखना है अपने को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सॉलिड स्फीयर वाला केस। अब इसके बाद नेक्स्ट जो वायर वाले एग्जाम्पल अपने रह गए थे वो वायर वाला एग्जाम्पल।